Welcome everyone to today's session, and today it's a special session where we are starting our new series on Filometer, and the reason is that we uh, we there are a lot of untold stories of the brilliant work which is happening within the system. So this is a small effort from Youth for Good Governance to cover those stories of the people who are relentlessly working within the system and bringing some transformational change. So, in today's topic, we are mainly trying to cover a story on what kind of developmental work that is happening at the grassroots level. So, we are focusing on the Panchayati Raj of India. So, the role of panchayats is important not only for carrying out governance locally, but also it ensures that welfare measures reaches the beneficiaries effectively. And this also improves the standard of living of citizens up to great extent. So you all might have heard about various flagship schemes like Swachh Bharat Mission, the Mudra Yojana, or the PMAY schemes. But it is very important to understand how uh, the administration at the very grassroots level, at the panchayat level, who help the government ensure the schemes reaches to the right beneficiaries and uh, and also they are benefited out of the scheme. So we are very happy to have with us Sri Shailesh Kumar Chaudhary, Gram Panchayat member from Kushra, district Ramgarh from Jharkhand. मुखिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आज का प्रोग्राम में आने के लिए और आपका टाइम निकालने के लिए और हम लोग आपको बहुत ही शॉर्ट टाइम में नोटिस किया और आपने आज इधर आके आज हम लोग आपसे बहुत सारे चीज़ें सीखेंगे आपसे कि कैसे आप गांव का जो डेवलपमेंटल काम होता है आपको आप कैसे आगे लेके जा रहे हो. And I have been fortunate enough to interact with this very active Gram Panchayat Mukhya, or he is always active in whatever work that happens in the Gram Panchayat, and whatever trainings that happens, he takes part very enthusiastically. So Mukhya ji बहुत धन्यवाद आपको इस शो में आने के लिए और तो आज के लिए हम लोग और भी आज एक लर्निंग सेशन भी होगा क्योंकि आज हम लोग के साथ हम लोग इंटर्न्स भी है और इनका सब्जेक्ट्स भी है लोकल गवर्नेंस के ऊपर. तो इनके लिए भी एक प्रैक्टिकल सेशन होगा कि जो वो लोग क्लास में सीखता है आज एक प्रैक्टिशनर के पास से सुनने को मिलेगा इनको. तो मुखिया जी आपका ये जर्नी कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, आप थोड़ा सा अगर विस्तार में बताइए. फिर हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चंस पूछते रहेंगे. तो मुखिया जी आपसे सुनेंगे. जी मेरा नमस्कार सभी को. ये क्षेत्र में आने का कोई योजना मेरे साथ नहीं रहा. असल में कुछ घटनाएं कुछ समस्याएं ऐसी रही जैसे कि अब बात 2000 की है. 2000 में पूरे क्षेत्र में बिजली की बड़ी समस्या थी. बिजली किसी गांव में पहुंची नहीं थी और आसपास के गांवों में बिजली पहुंच गई थी. ऐसे में हम लोगों ने हमारा एक टीम था जो हम लोग लगातार बिजली बोर्ड के संपर्क में आए और उपेक्षापूर्ण रवैया के कारण मजबूर हम लोग उसको धीरे धीरे जो है वो एक संघर्ष का रूप ले लिया, एक आंदोलन का रूप ले लिया. फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब हमको वहां पर आमरण अनशन पर बैठना और 3 दिनों के आमरण अनशन के बाद आखिर प्रशासन जो है विभाग जो है वो झुकना पड़ा और हमारे गाँव के लिए बिजली की व्यवस्था बल्कि हमारे गाँव के आसपास के लगभग 20 गाँवों के लिए हम लोग बिजली ला पाए. यहाँ से हमको प्रेरणा मिला और मुझे लगा कि नहीं अब समाज के लिए लड़ने की जरूरत है. समाज के लिए सुविधा मुहैया कराने के लिए आवश्यक है कि हमको इस क्षेत्र में काम करना चाहिए. ऐसे ही हमारा जुड़ाव इससे हुआ. धीरे धीरे हम लोग आज यहाँ पर एक जनप्रतिनिधि चुने गए. सर आवाज आ रही है? आ रही आवाज. तो मुखिया जी लगभग आप उर्सा के लिए मोहन भार्गव जैसे हो. मतलब एक मोहन भार्गव है जो हम लोगों ने स्वदेश मूवी में देखा था, स्वदेश पिक्चर में देखा था, जो गांव में बिजली लाता है. और उर्सा के लिए शैलेश जी आप मोहन भार्गव हो. तो ठीक है, धन्यवाद.
तो ये यहाँ से आपकी शुरुआत हुई, बराबर? तो लगभग आप 5 साल से ज्यादा आप ग्राम पंचायत के सरपंच रहे, मुखिया रहे। तो मुझे ये जानना है कि इन पिछले 4-5 सालों में ऐसे कौन से अचीवमेंट्स आपके अंडर आपने ग्राम पंचायत ने किए हैं? सुनाई दिया? हेलो? हाँ, अभी अभी आ रही है आवाज? जी 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 सर, आवाज आ रही है। हाँ, जैसे कि आपने अभी शुरुआत बताई आपने कि गांव को बिजली की सुविधा नहीं थी, आपने बिजली लाई, बट पिछले 5 साल से आप मुखिया है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 5 सालों में ऐसे कौन से अचीवमेंट्स आपके ग्राम पंचायत ने किए, ऐसे कौन से अच्छे काम आप सबको मुहैया कराना चाहते हैं? जी 2015 में चुनाव जीत करके हम आए। उससे पहले मेरी पत्नी यहाँ से मुखिया हुआ करती थी, तो उनके भी कुछ अनुभव मेरे सब पास थे। और 2014 में उस वक्त भारत मिशन के तहत भारत को स्वच्छता के लिए जो है एक आंदोलन का उसकी शुरुआत हुई। और यह क्योंकि हम लोग इस गांव में रहते थे और गांव में लोगों की समस्याओं को बखूबी समझते थे कि महिलाओं के लिए बिना शौचालय का जीवन कैसा होता था। तो मुझे लगा कि यह स्कीम जो है, अगर हम लोग बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लोगों को उपलब्ध कराएं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और लोगों के लिए बहुत बड़ा एक समस्या का समाधान होगा। एक कल्पना का विषय है सर कि एक महिला खुले में शौच को जाना है, उसे क्या होता था कि या तो सुबह सुबह चली जाए या तो फिर शाम होने का इंतजार करे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी इस क्षेत्र के लिए। और आम लोग, गरीब आदमी के पास इतना पैसा नहीं हुआ करता था कि वो अपने लिए खुद से एक शौचालय बना ले। तो सबसे पहले मुझे लगा कि ये काम करना बहुत ही जरूरी है समाज के लिए। और हमने इसमें एक मुखिया के तौर पर नहीं बल्कि एक वॉलंटियर के रूप में, मुखिया के साथ साथ एक वॉलंटियर के रूप में हमने इस पे काम करना शुरू किया। और सबसे पहला गांव हमारा रहा, सबसे पहला प्रखंड भी हमारा यह रहा, हमारा पंचायत उसरा और हमारा प्रखंड दुलमी, जो पूरे स्टेट में सबसे पहले ODF हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे पंचायत के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए रहा। आज महिलाएं दुआएं देती है, कहती है बहुत अच्छा काम हुआ है मुखिया जी, तो लगता है अंदर से कुछ किया, कुछ हुआ। वही तो आप तो अक्षय कुमार भी हो। मैंने जो प्रयास किया सबके सर, लोगों का अपार सहयोग मिला इसमें, क्योंकि ये जो विषय है स्वच्छता एक ऐसा विषय है जो व्यवहार परिवर्तन का विषय है और एक व्यक्ति के चाहने से वो संभव नहीं है, पर लोगों का सहयोग, लोगों का अपार सहयोग मिला। हम लोग उससे आगे बढ़कर भी काम करना शुरू किए। जो हमारा पंचायत जब ODF हुआ तो हम लोग ODF प्लस की ओर हम लोग अपना कदम रख दिए। जैसे कि आपको लिक्विड वेस्ट, हमारे गांव में अक्सर देखेंगे कि चापा नल का पानी रोड पर बहता है और उससे काफी गंदगी, मच्छर का पैदा होना और बहुत तरह की समस्याएं। तो हम लोगों ने, हमारे पास जब 14 फाइनेंस का फंड आया तो हम लोग 14 फाइनेंस के माध्यम से सबसे पहले हर एक चापा नल पर शॉकपिट बनाए। उसके बाद जो है सॉलिड वेस्ट पर हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते थे बिना सरकारी मदद के, फिर भी प्रत्येक स्कूल में हम लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले लोगों को सफाई की आदत पड़े, तो हम लोगों ने स्कूल में बच्चों को फोकस किया और प्रत्येक स्कूल में सबसे पहले हैंड वॉशिंग यूनिट लगवाया और बच्चों को हाथ धोने का हैबिट कराने का जो है हम लोगों ने रेगुलर अभियान चलाया। फिर उसके बाद उसी क्रम में, चूंकि आप अभी वेस्ट के मैनेजमेंट की ओर तो हम लोग नहीं बढ़ सके क्योंकि अभी बिल्कुल शैशव काल में चल रहा था हमारा ये कार्यक्रम। तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई आपको ये आदत डाले कि जहां तहां कचरा कूड़ा तो ना फेंके, तो हम लोग हर एक स्कूल में, आंगनबाड़ी में कूड़ेदान का व्यवस्था कराया गया, अलग अलग कूड़ेदान का, जिसमें गीला कचरा और सूखा कचरा के लिए। तो एक विषय हुआ। उसके बाद गाँवों में सबसे बड़ी एनिमल वेस्ट है। एनिमल वेस्ट को, क्योंकि कृषि क्षेत्र है, तो एनिमल वेस्ट जहाँ तहाँ जो है सो पड़ा हुआ है, वो वैज्ञानिक तरीके से उसका कोई मैनेजमेंट नहीं था। तो हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारा काम भी हुआ है उस पर, कि हम लोग सबसे पहले उसके लिए नाडेप और वर्मी कंपोस्टिंग के लिए लोगों को इससे जोड़ने का काम किया मनरेगा के तहत, और कई NGO हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं संपर्क करने पर। तो ये हम लोग कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या प्लास्टिक एक ऐसा वस्तु है जिसका कोई इलाज ही नहीं है।
तो हम लोग इस क्षेत्र में लगातार, चूंकि प्लास्टिक का प्रयोग अगर हम करते हैं तो उसके डिस्पोजल के बहुत सारा विकल्प नहीं है, तो इसलिए हम लोग ने एक जागरूकता अभियान चलाया। 15 महिलाओं की एक स्वच्छता कर रही टीम हम अपने पंचायत में बनाए और एक एक घर में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि प्लास्टिक आपके लिए, हमारे लिए, पूरे पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है, इसका प्रयोग ना करें और जितना कम से कम करें, और यदि करें तो उसको जहां तहां यत्र तत्र उसको फेंके, उसको एक जगह पर सुरक्षित रखें। और चूंकि लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए हमने एक काम किया कि प्लास्टिक दो पौधे लो। भाई आप पर्यावरण को बचा, प्लास्टिक को जहां तक मत फेंको। तो लगातार सर पिछले वर्ष हम लोग 2000 पौधे प्लास्टिक के, वहां पर लोगों से शपथ लेते थे कि अब हम एक पौधा ले जा रहे हैं, अब हम प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेंगे, कम से कम प्रयोग करेंगे और प्रयोग किए प्लास्टिक को जहां तहां नहीं फेंकर हम एक जगह पर इकट्ठा करके रखेंगे। ये अभियान चला सर। इस साल भी इस कार्यक्रम को बहुत बड़ा करने का प्रोग्राम था, पर लॉकडाउन के कारण हम लोग उसको बहुत विस्तार इस पर नहीं कर पाए, पर इसका एक बहुत व्यापक असर पड़ा कि लोग प्लास्टिक को के बारे में समझने लगे कि प्लास्टिक हमारे लिए ठीक नहीं है। बहुत बढ़िया आपने काम किया है दोनों तीनों विषयों में। तो इसमें एक मेरा सवाल था, आपने अभी जिक्र किया ओडीएफ का, तो हमारे महाराष्ट्र में कैसा है कि हम लोग जब काम करते थे तो लोग शौचालय का यूज नहीं करते बहुत जल्दी से। तो आपने उसके बारे में कुछ आइडिया वगैरह, तरीके या कुछ प्रैक्टिकल ऐसा क्या क्या आइडियाज लड़ाए अपने? सर उसमें ऐसा है कि लोग, चूंकि वो हैबिट था बहुत पुराना, परंपरागत तरीके से लोग बाहर ही जाते रहे हैं और उनको शौचालय तक ले जाना, वो भी गांधी जी के रास्ते से, बिना किसी कानून के, बहुत आसान काम नहीं रहा ये। जी हाँ। पर हाँ जी, तो हम लोगों ने, मेरे साथ एक टीम है सर, युवाओं की एक टीम है जिसको हम लोग स्वच्छता सेनानी का नाम दिए कि स्वच्छता सेनानी हमारा ये है। और हम लोग बिल्कुल सुबह 4 बजे, क्योंकि लोगों को जाने का समय होता है 4 बजे से 6 बजे के बीच में, वैसे स्थानों को चिन्हित कराया हम लोग कि जहां पर लोग शौच के लिए जाते हैं। ऐसे सर कई ऐसे मामले हैं जो पूरे राज्य स्तर पर, देश स्तर पर लोगों ने देखा इस पंचायत के कार्य को। तो ये हम लोग वहां पर सुबह उठ करके अपना पूरा टीम के साथ बट जाते थे कि आप इधर चले जाओ, हम इधर चले जाते हैं, और फूल रखते थे सर अपने साथ में। पहले उनको समझाते थे कि अच्छा नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए। तो अगर वो उसके बाद दोबारा कभी मिल जाए तो उनको हम लोग फूल दे करके उनका ये करते थे कि आप बहुत महान व्यक्ति हो, है ना, आप। तो एक ये था। प्लस हम लोग एक बच्चों की टीम बनाए थे जिसको बानर सेना करते थे। सुबह सुबह 4 बजे व्हिसिल दे दिए, टॉर्च दे दिए और सब बच्चों के साथ पूरा करते हुए, कोई व्यक्ति शौच के लिए बैठा हुआ है उसको चारों तरफ से घेर करके ताली बजाना शुरू कर दिए, है ना। तो इस तरह का एक ऐसा भी मामला आया, एक व्यक्ति नहीं मान रहा था, बार बार वो जाता था। तो एक बार हमको फिर मिल गया तो हमको देखते ही हाथ पे जल लिया, बोला कि आज के बाद मुखिया जी नहीं जाएंगे, जल का लेते शपथ लेते। तो एक माहौल बना, लगा कि नहीं अब ये अच्छा बात नहीं है, सारा बार बार बेइज्जत हो रहे हैं, हम लोग को अपमानित होना पड़ रहा है। तो ऐसा एक व्यक्ति ऐसे भी थे सर, एक व्यक्ति थे जो बोले कि हम जब तक 4 किलोमीटर चलते नहीं तब तक हमको तो होता नहीं, इसलिए हम तो जाएंगे नहीं। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप जहाँ पहुंच गए हैं, ये 2 किलोमीटर आप आ चुके हैं, अब यहाँ से लौट जाइए, आपके घर जाते हुए 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य किए गए, बहुत तरह का अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया गया, लगातार हम लोग उस पर लगे रहे। और भी ये काम हम लोग किए कि अगर जो व्यक्ति बहुत सज्जन व्यक्ति हैं या फिर बहुत प्रतिष्ठित समाज में व्यक्ति हैं, उनको हम खुद उनका हम बहुत कदर करते हैं, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना बहुत मुश्किल है, तो हम उनके घर पर चाय पीने चले जाते थे। डोर टू डोर भी कहीं कहीं करना पड़ा, लोगों को चिन्हित करना पड़ता था कि कौन से लोग किस तरीके से यहाँ पर इसको मानेंगे। तो सर बहुत खुशी है कि बहुत सुंदर इसका आउटपुट जो आया, बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया, और आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपका उस प्रखंड में आपका पहला ग्राम पंचायत की जो ओडीएफ हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन आपका। दूसरा ये है कि एक था कि मेरा थोड़ा सा अनुभव रहा है रूरल डेवलपमेंट में, तो बहुत जगहों पे हम लोगों ने ये देखा है कि योजनाओं के बारे में लोग ज्यादा जानकारी नहीं होती है लोगों को, कि जैसे कि इंदिरा आवास योजना है, क्या करना है, फॉर्म कहाँ भरना है, क्या करना है, तो उसके बारे में कुछ, एक तो पहली बात होती है कि योजना ही पता ही नहीं होती है उनको। तो वो अवेयरनेस आपने कैसे किया कि बहुत सारी योजनाएं हैं, सेंट्रल की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो,
बहुत सारी, उसके बारे में आप थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करें। जी सर, जब 2015 में हम मुखिया बने, और मैं बताता हूँ कैसे, पहले भी मेरी वाइफ थी तो इनडायरेक्टली उनके साथ हम काम करते रहे। तो सर ये झारखंड में जो चुनाव है सब लगभग 35 वर्षों के बाद हुआ है। बाप रे, 35 सालों के बाद? जी, पंचायत राज व्यवस्था बिल्कुल शैशवावस्था में अभी बिल्कुल अपने पर नहीं है। ये दूसरा टर्म जो है चुनाव हुआ है, और इस बीच जब ये गैप था, इस गैप में सारी योजनाओं में बिचौलिए इतने हावी थे कि छोटे से छोटे काम के लिए एक आम आदमी को पैसा देना पड़ता था। और बड़ी बात है कि योजना का लाभ जिनको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल करके उनको मिल जाता था जो सक्षम लोग होते थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारे मन को हमेशा झकझोरता रहता था। और एक घटना है मेरी, जब पत्नी मुखिया थी, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। पत्नी एक बूढ़ी, लगभग 75 से 80 साल के बीच बूढ़ी आई थी मिलने के लिए। उनका पेंशन रुका हुआ था, तो उनका पेंशन रुका हुआ तो अपना पासबुक और वोटर कार्ड लेकर के पहुंची थी। तो मेरी पत्नी को दिखा रही थी, देखिए मेरा रुका हुआ है पेंशन, चालू करवा दीजिए मेरा पेंशन। तो बोली ठीक है, क्योंकि अब नए नए थे, हम चुनाव नया हुआ था, तो बोली ठीक, हम जाकर के अपना वीडियो से बात करेंगे। उसके बाद वो अपने गांठ से, कांपते हुए हाथ के गांठ से निकाल करके 20 रुपया मेरी पत्नी के हाथ में रख रही थी। तो लेने से इनकार कर दी, बोले ना इसका क्या जरूरत है। तो वो बूढ़ी इतनी, मतलब मन में उसको लगा कि ये मेरा काम नहीं करेगी, पैसा अगर नहीं ली तो काम भी नहीं करेगी। तो इस तरह का व्यवस्था एक बना हुआ था। तो सर इस पूरे इस अनुभव को लेकर के हमको लगा कि ये सबसे पहले तो ये है कि उनको बहुत सुलभता से, सहजता से आपका जनप्रतिनिधित्व हो, और किसी के माध्यम से आपको नहीं आना है, आप सीधे आपको आपके मिलना है, आपकी समस्या का समाधान होगा। तो योजनाओं के बारे में भी ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम सभा में कुछ योजनाओं को सुनाना, बताना और तरीका से, तो इस तरह से हम लोगों ने उस व्यवस्था को हटाने का प्रयास किया। और हम लोग, लगता है हम लोग बहुत काफी सफल हैं कि आज एक आम से आम व्यक्ति एक जो है डायरेक्ट अपने जनप्रतिनिधि से मिलता है, उसका काम होता है। शैलेश जी, हमारे साथ कुछ छात्र भी है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आप भी सवाल पूछ सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको अगर कुछ सवाल पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं पूछ ही रहा हूँ। ओके, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को है सवाल कुछ? यस सर। ओके, इसका सर मेरा सवाल है इस करंट पैंडेमिक के ऊपर, लाइक जो कोविड चल रहा है, और गांव के लोग के बीच इतना भी अवेयरनेस नहीं था पहले। तो जो भी हम और भी जो माइग्रेंट्स है जो बाहर रहते हैं, गांव आते हैं इस वक्त कोविड के वक्त, और उनके पास सफिशिएंट उनके रूम नहीं होते क्वारंटाइन होने के लिए या कुछ, तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बहुत सारे स्कीम्स निकाले और क्वारंटाइन सेंटर बनाए हैं उनके लिए। मेरा सवाल नहीं, बस मैं जानना चाहती हूँ कि आपके गांव में भी ऐसा कुछ स्पेशल उन लोगों के लिए? ये ऐसा है कि कोरोना काल में अभी जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए, सबसे बड़ी बात तो ये, इस पर मैं बात करना चाहूंगा और ये भी मन को झकझोरने वाला विषय है। जो भी प्रवासी भाई बहन जो बाहर काम करने गए, और चूंकि यह इस तरह कोरोना का जो एक माहौल बना, भय का माहौल और उसके साथ में घृणा का माहौल, तो जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए बिना टेस्ट कराए, चूंकि इस तरह का प्रचार प्रसार ही था, इतना भय का माहौल था, कोरोना मतलब मौत, तो इसको लेकर के लोग एक प्रवासियों से के साथ में बहुत भेदभाव करने लगे। हमने देखा है कि अजय प्रवासी यहाँ जो ही आए बिना टेस्ट कराए लगे कि कोरोना पॉजिटिव ही है, ये लोग मान करके उसके साथ जो व्यवस्था करते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले क्वारंटाइन सेंटर बनाया था और अपने, और जो भी लोग जिनके पास घर नहीं थी या फिर जिनका जांच होकर कभी रिपोर्ट नहीं आया था, तो वैसे लोगों को हम लोग क्वारंटाइन सेंटर में अपने यहाँ रख करके, और सबसे पहले ये माहौल बनाने का प्रयास किए कि वो उससे आप डिस्टेंस बना के जरूर रखिए, और उसे घृणा करने की आवश्यकता नहीं। वो मजदूर है, वो बेचारा मजबूर है, वो काम करने बाहर गया था अपनी रोजी रोजगार के चक्कर में।
तो इस तरह से हम लोग वहाँ पर उन लोग के लिए खाने उन्ने का व्यवस्था पूरा करा करके, और एक अपने स्कूल में, अपने ग्राम पंचायत का एक स्कूल है मध्य विद्यालय उसरा, उसमें हम लोगों ने उन लोग के लिए प्रॉपर व्यवस्था कराया हुआ था। और टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद फिर उनको हम लोग छोड़ते थे। तो इस तरह हम लोगों ने प्रयास किया कि उनको जगह मिले। जिन लोगों के पास, आपको पता ही है कि गांव में सारे लोगों के पास एक से अधिक या दो से अधिक कमरा नहीं होता, तो उसके लिए हम लोगों ने ये काम किया। बहुत बढ़िया। और किसी को सवाल? हेलो। हाँ, बोलो काजल। हाँ, मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि आपके गांव में लड़की जो छात्रा होती है वो लोग विद्यालय जाती है, मतलब पढ़ाई कैसी है वहाँ पर, और पढ़ाई के बाद आगे जॉब भी करती है और पंचायत में भी पार्टिसिपेट करती है? जी बिल्कुल करती है। और हमारे यहाँ की छात्रा, आप कभी हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ के छात्रों से ज़्यादा छात्राएं जो है वो बहुत मुझे तो बहुत अच्छी लगती है और उनका बड़ा सहयोग मिलता है मुझे। और बड़ी बात यह है कि अभी एक कार्यक्रम हम लोगों को चलाया था, पूरे देश में भी चला है, वो क्या कहते हैं, जो माहवारी स्वच्छता प्रबंधन से लेकर के चुप्पी तोड़ो अभियान चलाया। उसमें हमारी बेटियों ने, 8th क्लास और 9th क्लास की बेटियों ने खुलकर एक एक घर में जाकर लोगों को बताया कि ये क्या है, हमको कैसे इसका प्रबंधन करना है। और यही नहीं, इंसुलेटर से लेकर सारा चीज के बारे में हमको कैसे उसको डिस्पोज करना है, क्या करना है। तो हम काफी प्रभावित रहते हैं और मैं प्रोत्साहित भी करता हूँ अपनी बेटियों को कि अब वो समय नहीं रहा, अब आपको आगे आना है। थैंक यू। कुछ समय पहले मुखिया जी आपने बीडीओ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपने कुछ बोला, तो हमारे मराठी में एक कहावत है कि सरकारी काम आणि 6 महिने थांब। उसका मतलब ऐसा है कि अगर सरकारी काम है तो 6 महीने के लिए रुको अभी। मतलब कि इतना देरी से स्लो यहाँ पे प्रोसेस चलता है। तो आपका अनुभव कैसा है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते समय का? असल में बिल्कुल आपका कहावत भी सही है और लगभग स्थिति है। लेकिन हम लोग जब से जनप्रतिनिधियों का ये दौर झारखंड में चला है, जब चुनाव हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गति मिली है, क्योंकि वो उसमें जनप्रतिनिधि इंटरेस्ट लेते हैं। पर सरकारी व्यवस्था तो यही है, वो अधिकतर प्रयास है कि लड़काना है या खुल करके, जैसे आज पंचायत राज को जो अधिकार मिलना चाहिए, जिसके माध्यम से हम आम आदमी के और काम कर सकते थे, वो आज भी सरकारी इच्छा शक्ति के अभाव में जो है तो अब नहीं मिला है। तो काम में तो कठिनाई है, सबके साथ में बैलेंस करना। पंचायत सचिव है, पंचायत सचिव हमारे हैं, पर पंचायत सचिव का वेतन बीडीओ साहब देंगे, हम उनको कोई लघु दंड नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में कई जगह पर ऐसा समस्या है कि हम काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हम अपनी शक्ति को समझते भी हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधि जागरूक हैं, वो अपना काम करते हैं, पर सरकारी सिस्टम में थोड़ा तो लोचा है। वो सब जगह पे है लोचा। तो इसके कुछ खट्टे मीठे अनुभव, कुछ पिछले 5 सालों के आपके? ये अनुभव तो नित्य नया अनुभव होता है सर इसमें। मतलब ये है कि अब पर ये बात हम कहना चाहेंगे कि पहले से स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। हाँ। और जी, क्योंकि अब काम ग्राम सभा के माध्यम से वहां तक पहुंचना है, तो वो बेहतर है, पहले से सुधार में है ये। अब लोग भी अभी आजकल बहुत जागरूक हुए हैं। हाँ, और एक थोड़ा टेक्निकल है कि ये सवाल हमें आप जीपीडीपी के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। मतलब कि जीपीडीपी जैसे 14 फाइनेंस कमीशन के थ्रू डायरेक्ट सेंटर से ग्राम पंचायत को पैसा आता है, तो उसके विषय को लेकर थोड़ा सा आप बताइएगा। ग्राम पंचायत विकास योजना है जीपीडीपी, और
पहले ये था कि ग्राम सभा में कुछ योजनाओं को ले लिया गया, पर आपके पास जीपीडीपी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जीपीडीपी में आपको बजट का पता है कि हमको इस पूरे वित्तीय वर्ष में हमको इतना पैसा मिलना है, उसमें से प्राथमिकता के आधार पर कौन से कार्य करने हैं। बड़ी बात यह है कि वो गांव के लोग, आम आदमी जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, वो घर का बजट बनाते थे और ये जीपीडीपी में अब अपने ग्राम का बजट बनाते हैं, अपने पंचायत का बजट बनाते हैं। हमको पता है कि हमारे पास इस वर्ष कितना राशि 14वें वित्त आयोग के माध्यम से हमको मिलना है। तो उनमें से किन किन योजनाओं को, उपयोगी योजनाओं को हम प्राप्त कर चुके हैं। हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे काम हैं जो भी हमको करना है, और उनमें से किन योजनाओं को हम जो है सो प्राथमिकता दें। तो जीपीडीपी में हम लोग व्यवस्थित ढंग से खाका खींचते हैं, तो बजट तैयार करते हैं और उसके बाद पूरे साल, पूरे वित्तीय वर्ष में हम लोग उस पर काम करते हैं। तो इससे पहले हम लोग ग्राम सभा, जब योजना लेना हुआ, जब कुछ वित्त आया, कुछ फंड आया, तो हम लोग ग्राम सभा कर लिए और फिर काम कर लिए। पर ये पूरे वर्ष का एक खाका है, बल्कि पिछले बार तो हम लोग 3 वर्षों के लिए जीपीडीपी में किए कि ये 2018 में, 2019 में और 2020 क्या करना है। तो 3 साल का प्लानिंग जीपीडीपी में हम लोग इसमें किए हुए थे। ओके, ठीक है, धन्यवाद मुखिया जी। जीपीडीपी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप पूछ सकते हैं, बाकी लोग। जीपीडीपी से रिलेटेड नहीं है, पर मुझे आपके एक्सपीरियंस से ये पूछना था कि जब से आप काम कर रहे हैं आपके गांव में, किस तरह की मुसीबतों का सामना, मतलब मेजर सबसे ज्यादा कैसी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, और आपको गवर्नमेंट से सपोर्ट कितने हद तक मिला, और कितने हद तक आपने पर्सनली भी फेस किया प्रॉब्लम्स? चुनौतियां तो हर एक काम में है, और बड़ी बात है कि अभी जो हमारा जहाँ तक हमको योजना को पहुँचाना है और जिनके लिए योजना को पहुँचाना है, सबसे पहले वो जागरूक ही नहीं है। उनको बदलने का जो है सो अभी कोई इरादा ही नहीं है दूर दूर तक। उनको लगता है बस हम ठीक चल रहे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि, तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आपको उनको बताना, जैसे कि सैनिटेशन के क्षेत्र में स्वच्छता क्यों जरूरी है, उनको मतलब नहीं है स्वच्छता क्यों जरूरी है। ये सबसे बड़ी बात है। ग्राम सभा में आकर के, अगर यदि ग्राम सभा का कार्यक्रम हो रहा है तो उनको नहीं आना है ग्राम सभा में, आम आदमी, क्योंकि उनके लायक का विषय आज नहीं है। आज उनके लिए प्रधानमंत्री आवास उनको नहीं मिलने वाला है, आज पेंशन के लिए नहीं है, आज किसी दूसरे गांव के किसी काम को, जल संरक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम करना है हमको, उसके लिए ग्राम सभा बुलाना है, तो वो उसके लिए नहीं आ रहे हैं। पर यदि ओल्ड एज पेंशन के लिए हो रहा है तो वो आ रहे हैं, क्योंकि उनको व्यक्तिगत लाभ मिलना है, या प्रधानमंत्री आवास की या राशन कार्ड बनवाना हो और उसका ग्राम सभा है तो फिर वो लोग आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि लोगों को जागरूक करना और ग्राम सभा को मजबूत करना, क्योंकि ग्राम सभा की अपनी एक शक्ति है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा है, और हम लोग बहुत प्रयास किए हैं कि लोगों को जागरूक करने का। दूसरा है कि आम आदमी के जरूरत को प्रशासन तक पहुंचाना, और प्रशासन को ये समझा पाना कि भाई ये इनके लिए जरूरी है। क्योंकि अभी क्या है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग आज भी है हम लोगों, सारे लोगों के लिए, कि जो भी रूल रेगुलेशन बनते हैं वो ऊपर से बन करके नीचे आते हैं, पर नीचे की जरूरतें कुछ और है। तो अब है क्या कि हम तो एक दायरे सीमा में बन जाते हैं कि नहीं, अगर यहाँ पर एक सड़क बनाना था और साथ में गार्ड वॉल करना था, पर एक सरकारी गाइडलाइन ये है कि नहीं, यहाँ पर गाइडलाइन आप गार्ड वॉल इसमें नहीं कर सकते, सिर्फ सड़क बना सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसमें नियम कानून के दायरे में बांधना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और सारे लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर पाना बहुत आसान नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं अधिक है, आपके पास साधन और संसाधन सीमित है। अगर ऐसे सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में काम करना और भी बहुत कठिन हो जाता है। सर, मुझे क्वेश्चन करना था। सर, आप अभी जल का स्कार्सिटी के बारे में बोल रहे थे, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपका वो एग्रीकल्चर, कृषि और जल संरक्षण के बारे में कुछ बोलिए।
जी, हम अपन बताए थे इससे पहले कृषि के बारे में। कृषि के क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र में अभी जैविक खाद का जो बात चर्चा किए थे कि नाडेप और ये वर्मी कंपोस्टिंग कर ये जो है सो उसका बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और जल संरक्षण के क्षेत्र में हम लोग लगातार, जैसे कि अभी आपको हम बताए थे कि सोकपिट बना करके जो भी जो ग्रे वाटर था जो इधर उधर बह रहा था, उसको हम लोगों ने जो है सो उसको सोकपिट के माध्यम से उसको ठीक करने का काम किया। वहीं जल संरक्षण के लिए डोभा का निर्माण, तालाब का गहरीकरण, तो ये सब लगातार हमारे पंचायत में बहुत सारे काम हुए हैं इस क्षेत्र में, आज भी उसमें काम हो रहे हैं। और हम लोगों ने पौधारोपण के माध्यम से जो है सो यहाँ पर हम देखिए, हमारे यहाँ लगभग अभी तक 3000 से अधिक पौधे लगे हैं पिछले 2 वर्षों में, और वो पौधे फलदार पौधे लगे हैं। और उसके पीछे हमारा उद्देश्य ये था कि यहाँ के, क्योंकि पर्यावरण के साथ साथ यहाँ के लोगों का जो है सो आय का स्रोत भी विकसित हो, क्योंकि आपके पास हमारे पंचायत की कुल आबादी लगभग 7000 है, और मेरा लक्ष्य है कि एक जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर प्रत्येक वर्ष 5000 पौधे भी एक पंचायत में एक व्यक्ति लगा, 1 मैन 1 ट्री का हमने नारा दिया था कि 1 मैन 1 ट्री, एक आदमी एक पेड़ लगाओ, ज्यादा मत लगाओ, एक ही पेड़ लगाओ पर उसे बचाओ। तो अगर हम 5 साल में 25,000 पौधे लगाते हैं और वो सिर्फ फलदार पौधे होते हैं, तो निश्चित रूप से आय का एक अच्छा स्रोत तैयार होता है हमारे पास। इस क्षेत्र में हमारा प्रयास चल रहा है। अभी तक 3000 पौधे लगभग हम लोग इसमें लगा चुके हैं। और कृषि के क्षेत्र में, चूंकि ये इस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो काफी मुश्किल काम है। सिंचाई के लिए हम लोग लगभग 300 कूप के निर्माण कराया हम लोग, ताकि लोगों को जो है उसका लाभ आज किसान ले रहे हैं। ये सर मेरा भी एक सवाल था सर कृषि के ऊपर मेरा भी एक सवाल था सर। जो एक रिपोर्ट के अनुसार सर, हर दिन सर 2000 जो कृषक है वो फार्मिंग क्विट कर रहे हैं। तो सर फार्मिंग बंद कर रहे हैं सर, हर दिन 2000 पूरे भारत में। और ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसमें से एक प्रॉब्लम मुझे बहुत क्या इम्पोर्टेंट लगेगा कि वो जो सस्य होने के बाद, जो हार्वेस्ट होने के बाद वो जो सस्य होता है वो सेल नहीं कर पाते जो कृषक होते हैं, और इसलिए वो एक मिडिल मैन का सहारा लेते हैं, इसलिए वो प्रॉफिट में नहीं पड़ते और बहुत लॉस खाते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है, और आपके उसके बारे में आपके गांव में क्या कुछ है वो सेल करने के लिए वो जो सस्य होता है? ये सवाल मुझे लगता है कि बड़े बड़े नेताओं से पूछने लायक के लिए उपयुक्त है, पर हम लोग असल में सच्चाई यही है कि किसान की जो स्थिति है उसके पीछे का जो आज बुरा हाल है, बदहाल है, उसके पीछे कारण यही है कि आज बाजार नहीं है और कोई निर्धारित मूल्य नहीं है। सब्जी का उपज अगर बहुत ज्यादा हो गया तो वह खुशी का विषय नहीं है, वह दुख का विषय हो गया, क्योंकि उसके लिए कोई बाजार नहीं है। तो फिर क्या है कि उसका मूल्य गिर रहा है। तो हम तो चूंकि हम एक ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और हम अपने स्तर से ये इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकते कि हम क्या कहें कि उसको एक बाजार दे पाएं, उचित मूल्य दे पाएं। तो ये समस्या है, इस समस्या को लेकर के लगातार हम लोग अपनी बात रखते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर रखने का जरूरत पड़ता है। और ये बहुत बड़ी समस्या है जिसे आपने रखा है, और इसके क्योंकि मैं खुद एक किसान हूँ और मेरे साथ भी ये समस्या है। इस बार लॉकडाउन के दरमियान हम लोगों ने काफी सब्जी लगाया था, पर सब्जी करेला 2 रुपये किलो और भिंडी 3 रुपये किलो हम लोगों ने बेचा। तो ये समस्या है जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इस पर पहल और प्रयास की जरूरत है। ओके सर, थैंक यू सर। मुखिया जी, मेरा एक सवाल था। अभी कुछ टाइम पहले अपनी महिलाओं के बारे में विषय पे हम लोग बात कर रहे थे, तो महिलाओं और युवाओं का गांव के विकास के कार्यक्रमों में आपने कैसे सहयोग लिया और क्या क्या प्लान्स आपने इन 2 व्यक्तियों के लिए किए? चूंकि हम आपको पहले बता चुके, शुरुआत तो हम लोग जैसे चुनाव जीतने के बाद हम लोग सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम किए। वहाँ पर यूथ और महिलाएं, जैसे कि हमने बताया अभी आप बता रहे थे कि जो स्वच्छता, जो हम लोग, मेरा अपना लक्ष्य था कि हम 5 साल के अंदर में अपने पंचायत को बिल्कुल, क्योंकि यह तो ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि मैंने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया कि हम इतना दिन में इस पंचायत को पूर्ण रूप से स्वच्छ कर पाएंगे, क्योंकि निरंतर प्रयास है।
तो बिना सहयोग ये संभव नहीं था। और खासकर युवा वर्ग आपके साथ नहीं आए तो आप इस काम को बिल्कुल अपने गंतव्य की ओर नहीं ले जा सकते हैं। तो इसमें महिलाएं सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की रही है। हम आपको बता रहे थे कि डोर टू डोर महिलाओं ने जा करके लोगों को जागरूक करने का काम किया है। और बड़ी बात यह है कि चाहे वही विषय नहीं, वृक्षारोपण का विषय रहा हो, चाहे क्या कहते हैं कि आपको जल संरक्षण का विषय रहा हो, तो हम लगातार प्रयास करते रहे कि उनको जोड़ा जाए। तो कई बार तो ऐसा हुआ कि कई विषयों पर उनको ट्रेनिंग दिलाने का काम किया है। क्या मोटिवेट करने के लिए 1 से 2 जब हम काम कर रहे थे, चूंकि नया जब चुनाव जीत करके आए थे तो लोगों को मैं क्या हूँ ऐसा भ्रम था लोगों के मन में। तो सबसे पहले उस भ्रम को तोड़ना, ये जैसे आम लोग होते हैं, आम जनप्रतिनिधि जो आज धारणा बना हुआ है समाज में नेताओं के प्रति, उसको तोड़ पाना, आपको उनके अपेक्षा पर खड़ा उतर पाना आसान काम नहीं था। तो 2-3 महिलाएं शुरुआत में मेरे साथ जो मेरे करीब की थी या मेरे समर्थक रही थी, मैंने उन लोगों को मोटिवेट किया कि देखिए आप एक 5 साल का कार्यकाल गुजरने में समय तो नहीं लगता है, पर कुछ अलग करके समाज को एक नया दिशा दिखाने का काम करना है, उसमें आप लोग का सहयोग चाहिए। तो बस ऐसे ही सर जुड़ते मैं काफी युवा और काफी महिलाएं, और पूरे 5 साल में मुझे लगा कि बिना सहयोग का जो आज हो पाया है, जो हमने करने का प्रयास किया है, वो उनके सहयोग से ही किया और अपार सहयोग मिला है लोगों को। और रही बात की जैसे कि महिलाएं, आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है। तो कई ऐसी घटना है जैसे कि कोई महिला, हम महिलाओं का जुड़ने का बहुत रोचक कथा भी है। 4-5 महिलाएं तो ऐसे जुड़ी हमसे जो हमसे लड़ाई करने आई थी, वो अपना हक के लिए लड़ना चाह रही थी। तो मुझे लगा कि नहीं, इनमें क्षमता है, लड़ाई गलत ही है, उनका डिमांड गलत था, पर लगा कि इनके अंदर में क्षमता है, ये जो करना चाहते हैं बदलाव के लिए, क्योंकि उनके अंदर ये जज्बा था कि उनको क्यों नहीं मिलेगा उनका हक। तो फिर उन लोगों को मोटिवेट करने का काम किया। इस तरह करके एक टीम और एक फौज खड़ा हुआ सर हमारे साथ, और हम लोगों ने यहाँ तक अपना प्रयास किया। ओके, बढ़िया। जैसे कि बोला जाता है कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड होता है। कास्ट होती है, उसमें जेंडर होता है, ये सब इसको बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल है। डेवलपमेंट है मल्टी डायमेंशनल। आप कैसे इन सब चीजों को डील करते हैं? आपने कैसे डील किया? या फिर जाति कभी बीच में आती है, कभी जेंडर बीच में आता है, कभी वर्ग बीच में आता है, तो इन सब चीजों को आपने कैसे हैंडल किया? ऐसा ये कुछ बहुत बड़ी चुनौती है, और खास करके पूरे क्षेत्र में जहाँ जाति सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। और सर मैं बता दूं, मैं जिस जाति से हूँ वहां पर मेरी जाति का वोट नहीं है। क्या? मैं जिस जाति से आता हूँ मेरी जाति का वोट संख्या नहीं है, वोट प्रतिशत नहीं है। फिर भी 2 बार पत्नी और मेरा लेकर 2 बार हम लोग आए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग भी रहा हम लोगों के लिए कि समाज को किस तरह से जात पात से ऊपर उठ करके हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस विकास है। तो सर ये इस क्षेत्र में हमको काम करना पड़ा, और काफी अच्छा अनुभव रहा कि जो लोगों के बीच में धारणा था कि हमारी जाति का आएगा तो हमारी जाति के लिए करेगा, और दूसरी जाति का आएगा तो हमारी जाति के लिए नहीं करेगा। तो सर बिल्कुल एक साफ सुथरा व्यवस्था हमने प्रयास किया। हमने संकल्प लिया था कि भाई बिल्कुल जातिवाद से ऊपर हट करके, वर्गवाद से ऊपर हट करके, महिला पुरुष के का जो ये है कि महिला है ये कमजोर है, पुरुष है ये मजबूत है, तो ये सब हमने पूरा, यहाँ तक कि सर संप्रदाय, ये हिंदू ये मुसलमान, तो सारे संप्रदाय के लोग भी हमारे यहाँ, सारे जाति के लोग भी हमारे यहाँ। तो सर मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं इसे सफल नहीं मानता हूँ मैंने कुछ काम कर दिया स्वच्छ भारत मिशन के लिए या इसके लिए। मैं सर व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सफल इसलिए मानता हूँ कि जो जातिवाद व्यवस्था के अंतर्गत जो लोग का धारणा है कि हमारे जाति ही सही है, वो जाति नहीं है, तो उसको सर तोड़ने का प्रयास किया, सर काफी सफलता मिली है उसमें। बढ़िया। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है कि समाज को यहाँ से लेके आपको यहाँ लेके जाना है, वो भी सोच विचार के साथ, सिर्फ फिजिकली नहीं कि उनके बीच में विश्वास स्थापित करना। हाँ।
मतलब काम करते करते ही आप जब अच्छा काम करते हो तभी आपके साथ लोग जुड़ते हैं, और लोग जुड़ने के बाद सबको लेके आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जाना बहुत ही कठिन काम है। और आप पिछले लगभग 10 साल से ये काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया। किसी को और सवाल है कुछ? नमस्ते सर, गुड इवनिंग। पहले तो थैंक यू कि आपने समय निकाला हम हमारे साथ ऐसे मिलकर बात करने। जी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर। मेरा एक डाउट था, एक्चुअली दो थे, एक तो ऑलरेडी किसी ने पूछ लिया तो वो मेरे को आंसर मिल गया। दूसरी बात ये थी कि आपने कहा कि आपके जगह में बहुत लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि क्या वहाँ के युवा भी इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीजों में? क्या उनको भी मतलब इंटरेस्ट लगता है इन सब चीजों में जो गवर्नमेंट रिलेटेड है, या ऐसी इश्यूज में उनको लगता है कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए, या फिर उन्हें अभी लगता है कि ये सिर्फ दूसरे लोग करेंगे, हमें ज्यादा इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है? तो वहाँ के युवा कैसे सोचते हैं कि हमें भी इस सब चीजों में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, कि हम बस ऐसे बैठे रहे और जो कुछ होना है बस होता ही रहेगा? नहीं, आज का समय जो है इतने लोग जागरूक हो चुके हैं कि अब कोई हाथ में हाथ धर के बैठने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं है। और खास करके मैंने बताया आपको, पहले भी रिपीट किया था मैंने कि ये जो भी कार्यक्रम हम लोग अपने पंचायत में चलाए उसमें सबसे अधिक भागीदारी युवा वर्ग का रहा। और आज भी हमारे साथ किसी भी कार्यक्रम में युवाओं का बहुत बेहतरीन भागीदारी मिलता है। बिना युवाओं का ये सब कार्यक्रम जो हम लोग चलाए वो आसान नहीं था। तो युवा वर्ग काफी जागरूक हो चुका है और उसको यहाँ तक पता है कि ये अगर इस काम में हम इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए ये हमारा एक कर्तव्य है। और तो इसको कर्तव्य के रूप में लेकर के अब लोग धीरे धीरे आगे आ रहे हैं और बहुत बेहतरीन रिजल्ट है इसका। लड़के आ रहे हैं आगे। बढ़िया बढ़िया है। और कुछ कोई सवाल? ओके, ठीक है। हम लोग अभी अपनी बातचीत को यही विराम देते हैं। बल्कि शैलेश जी, हम आपको कभी ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। जो भी हमारी शंका कुशंका रहेगी हम लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपसे आपका अनुभव, उससे बहुत कुछ सीखने को हमें आज भी मिला। हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपका साथ हमारे साथ ऐसे ही रहे, और आपसे बहुत कुछ नई बातें भी हमें सीखनी है। तो इसी नोट पे बहुत बहुत धन्यवाद YFGG के टीम के तरफ से आपको। आपने आपका टाइम निकाला और हमें इतना इम्पोर्टेंट विषय पे आपने दिल खोल के एकदम बातें की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमस्ते मुखिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। और आज आप एक शिक्षक के रूप में आप आज हम लोग के साथ में थे, क्योंकि आपने जो भी बताया, ये इंटर्न्स जो आए हैं लोकल गवर्नेंस का बैकग्राउंड से बहुत कुछ सीखे, और हम लोग को भी बहुत सीखने को मिला आपसे। तो उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी आपको हम लोग बुलाए और बातचीत जारी रखें हम लोग। बिल्कुल सर, मेरा सौभाग्य होगा। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you, sir.